देखिए, एक समय की बात है। एक राजकुमार था। वह पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई तरह की किताबें थीं, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें, जिनमें तरह तरह की जानने योग्य बातें लिखी थीं। इन किताबों को वह खूब चाव से पढ़ता था और देश दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता था। वह बहुत दिनों से जानना चाहता था कि स्वर्ग का उपवन कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जब वह बहुत छोटा था और पहले पहल पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था, तब उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के उपवन की कहानी सुनाई थी। दादी ने बताया था कि स्वर्ग के उपवन में तरह तरह एक बढ़कर सुंदर और खुशबूदार फल फूल लगे हुए हैं। खाने में इतने मीठे हैं कि कुछ न पूछो। उनकी पंखुड़ियां जैसे शरबत में डुबोई गई हैं। उनमें से एक फूल पर इतिहास लिखा है, दूसरे पर भूगोल। कोई गणित का फूल है तो कोई व्याकरण का। जो कोई इन फूलों को खा लेता है उसे तुरंत अपना पाठ याद हो जाता है। जितने ही फूल खाओ उतनी ही बुद्धि बढ़ती जाएगी। ऐसे अजीब से फूल स्वर्ग के उपवन में खिलते हैं। दोस्तों, एक दिन राजकुमार जंगल में घूमने जाता है। वह अक्सर इस तरह घूमने निकल जाया करता था। कुछ देर तक वह घूमता रहता है, फिर शाम हो जाती है और बादल घिरने लगते हैं। थोड़ी देर में पानी बरसने लगता है। देखते देखते पानी का जोर बढ़ जाता है। पानी इस तरह जमकर बरसता है कि जैसे आसमान फट गया हो। अंधेरा इतना घना हो जाता है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। राजकुमार मुसीबत में फंस जाता है। अंधेरे में कभी उसका पैर फिसलता था और कभी ठोकर लगती थी। सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी। पेड़ों के नीचे भी पानी से बचना मुश्किल था। पानी इस तरह मूसलाधार बरस रहा था कि राजकुमार बुरी तरह भीग जाता है। वह इतना थक जाता है कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते राजकुमार आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे कुछ आहट सी सुनाई देती है। कुछ आगे जाने पर वह देखता है कि एक गुफा में रोशनी हो रही थी और आगे चलकर उसने देखता है कि गुफा के बीच में आग जल रही थी। आग पर एक हिरण्य भूना जा रहा था। आग के पास ही एक अधेड़ स्त्री बैठी थी। देखने में वह काफी लंबी चौड़ी और ताकतवर मालूम होती थी। वह आग में धीरे धीरे लकड़ियां डालती जाती थी। राजकुमार को देखकर वह बोलती है, आओ अंदर आ जाओ। आग के पास थोड़ी देर बैठकर अपने कपड़े सुखा लो। राजकुमार ने आग के पास ही जमीन पर बैठते हुए कहता है, बाहर बहुत पानी बरस रहा है और आंधी भी चल रही है। तब वह स्त्री कहती है, अभी क्या है, मेरे बेटे घर लौटेंगे, तब मौसम और ज्यादा खराब हो जाएगा। यह तूफानों की गुफा है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों 4 दिशाओं में रहते हैं। तब राजकुमार वृद्ध स्त्री से पूछता है, तुम्हारे लड़के कहाँ गए हैं? तब वृद्ध स्त्री कहती है, भला यह भी कोई सवाल हुआ? मेरे लड़कों को बहुत काम करना पड़ता है। इस समय वे राजा इंद्र के मैदान में बादलों के साथ गेंद खेल रहे हैं। यह कहकर उस स्त्री ने आसमान की ओर संकेत करती है। तब राजकुमार कहता है, लेकिन तुम्हारी बोली बड़ी रूखी है। ऐसी स्त्रियों के बीच उठने बैठने का मुझे कोई मौका नहीं मिलता है। तब वह वृद्ध स्त्री कहती है, मेरा कुछ रूखा होना जरूरी है, क्योंकि मुझे अपने तूफानी लड़कों को काबू में रखना पड़ता है। ये दीवार पर टंगे हुए 4 बोरे देख रहे हो। वे इन बोरों से बहुत डरते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो मैं उन्हें इन बोरों में बंद कर देती हूँ, और फिर जब तक मैं नहीं चाहती तब तक वे इनमें से बाहर नहीं निकल सकते। तभी बाहर की ओर इशारा करते हुए कहती है, लो, एक तूफान तो लौट आया है। यह उत्तरी तूफान है, ओले और बर्फ से भरा हुआ। उसमें बहुत ही ठंड थी। उसने सील मछली के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। जब वह अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक कर पड़ते हैं। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोलता है, आग के बहुत पास ना जाना। बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा। उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ता है, जुकाम और मुझे, लेकिन तुम कौन हो? तब उसकी मां पूछते हुए कहता है, यह दुबला पतला पिद्दी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए हो? तब वह स्त्री बोलती है, यह मेरा मेहमान है, इसे तंग न करना, वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। और बताओ, आज तुमने क्या क्या देखा और कहां कहां घूम के आए हो? उस समय उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वह अपने किस्से सुनाने लगता है, मां, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा हूं। मैं रूसी मल्लाहों के जहाज पर बैठकर
भालुओं के द्वीप गया था। तभी दक्षिणी तूफान भी लौट आता है। उसने पगड़ी बांध रखी थी। आते ही उसने उत्तरी तूफान से झगड़ा शुरू कर देता है। जब यह आता है तो मुझे जाड़ा लगने लगता है। उन्हें लड़ते देखकर उनकी मां ने बीच बचाव करती है और दोनों को बोरे में बंद कर देने की धमकी देती है। तब कहीं जाकर वे दोनों शांत होते हैं। तब राजकुमार बोलता है, तुम्हारे ये लड़के बड़े उद्यमी हैं। तब वृद्ध महिला बोलती है, हाँ, लेकिन मैं जानती हूं कि इनकी अक्ल किस तरह दुरुस्त की जा सकती है। लो, वह चौथा लड़का भी आ गया है। इतने में पूर्वी तूफान आ जाता है। उसने चीनियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर मां बोलती है, ओह, तो तुम चीन देश गए थे। मैंने तो सोचा था तुम स्वर्ग के उपवन में गए हो। तब चौथा तूफान कहता है, हाँ मां, वहां मैं कल जाऊंगा। करीब 100 साल से वहां जा नहीं पाया हूं। अभी तो मैं चीन से आ रहा हूं। वहां मैंने ऊंची ऊंची लक्की और बांस की मीनारों की घटिया बजाई। वहां सड़कों पर लोग धर्म के नाम पर और पुण्य कमाने के उद्देश्य से मार खा रहे थे। उनके धार्मिक गुरु पीट पीट कर उनकी पीठों पर बांस की खपच्चियां तोड़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी और मैंने एक विशाल घंटे को घन घनाकर बजाता था। तब उसकी मां बोलती है, तुम भी बहुत शरारती हो गए हो। अब कल तुम जरूर स्वर्ग के उपवन में जाना और देखना वहां बुद्धि झरने से खूब पेट भरकर पानी पीना ना भूलना। मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। तब पूर्वी तूफान बोलता है, ठीक है मां, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने दक्षिणी भैया को बोरे में क्यों बंद कर रखा है। जरा मैं उससे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूं तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। मां, बोरा खोल दो, मैं चीन की चाय बनाकर पिलाऊंगा। चाय का नाम सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। उसने बोरा खोल दिया। दक्षिणी तूफान शर्म से गर्दन नीची किए बोरे में से निकल तक है। वह बोला, लो, ये ताड़ की पत्ती लो। ये उस चिड़िया ने मुझे राजकुमारी के लिए दी थी। इस पर उसने पूरे 100 साल का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि किस तरह उसने खुद अपने घोंसले में आग लगाई और एक हिंदू सती की तरह वह उसी में जल मरी, लेकिन उसका अंडा नहीं जला। अंडा फूटा और उसमें से फिनिक्स का बच्चा निकलकर उड़ गया। बस दुनिया में उस जाति की चिड़िया का यही एक नमूना बचा है। उसने इस पत्ती में एक छेद कर दिया है और इस तरह राजकुमारी को अपना संदेश भेजा है। दोस्तों, अब पूर्वी तूफान राजकुमार के पास आ बैठ जाता है। तूफानों की मां ने सबके लिए खाना परोस देती है। राजकुमार पूर्वी तूफान से पूछता है, वह कौन सी राजकुमारी है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, और यह स्वर्ग का उपवन कहाँ है। तब पूर्वी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ता है, क्यों, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? अच्छी बात है, कल तुम मेरे साथ वहां चले चलना। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आज तक वहां कोई मनुष्य नहीं गया है। तुमने शायद बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ आदम और हवा ही वहां गए थे, और जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया था तो वह उपवन पाताल लोक में चला जाता है। लेकिन अब भी वह उतना ही सुंदर है। वहां परियों की रानी रहती है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात भी काफी हो गई है। अब सो जाओ, कल सवेरे मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। दोस्तों, सब लोग सो जाते हैं। सवेरे जब राजकुमार की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पूर्वी तूफान उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा जा रहा था। वहां से धरती की सब चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही थीं। शाम होते होते सभी चीजें अंधेरे में डूबने लगती हैं। नीचे जो शहर पड़ते थे उनके दिए तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पूर्वी तूफान ने राजकुमार से कहता है, लो, अब हम लोग हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। यह संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब थोड़ी ही देर में हम स्वर्ग के उपवन में पहुंच जाएंगे, और सचमुच कुछ दूर आगे जाने पर हवा में तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगती है। कभी कभी पके हुए सेब, नाशपाती, अंगूर और अंजीरों की खुशबू भी आती थी। इसके बाद वे लोग गुफा से होकर गुजरते हैं। यहां बहुत ठंडक थी। कभी कभी गुफा इतनी संकरी हो जाती थी कि उन्हें अपने घुटनों के बल रेंग कर उसे पार करना पड़ता था। तब राजकुमार कहता है, स्वर्ग के उपवन में जाने से पहले शायद हम मौत की घाटी से होकर गुजर रहे हैं। पूर्वी तूफान ने हामी भरते हुए सामने की ओर इशारा करता है, जहां से गुफा में से नीला प्रकाश आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते चट्टानें कोहरे की शक्ल में बदलने लगती है। हवा बहुत ही ताजी थी
और ताजे गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। अब वे गुफा के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें एक नदी मिलती है जिसमें बहुत ही साफ पानी बह रहा था। उसमें तरह तरह की सुनहरी और सफेद मछलियां तैर रही थीं। नदी पर संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ था। पुल क्या था, जैसे सीधा निकाला गया हो। इस पुल के पार सौभाग्य का द्वीप पड़ता था। वही स्वर्ग का उपवन था। पूर्वी तूफान राजकुमार को पुल के पार ले जाता है। वहां उपवन के फूल और पेड़ पौधे उन मीठी लोरियों की तरह सुंदर गीत गा रहे थे जिन्हें राजकुमार ने बचपन में सुना था। वहां पेड़ पौधे अजीब से थे, देखने में इतने धुंधले जैसे कोहरे या पानी के नीचे छिपे हों। उन्हें ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। अजीब सा उपवन था यह। यहाँ के फूल पौधे, पेड़ पत्ती, यहाँ तक कि चिड़ियों में भी फर्क करना मुश्किल था। घास के कालीनों पर मोरों के झुंड अपनी बहुरंगी पूंछें फैलाए नाच रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें छूकर देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मोर नहीं थे, पौधे थे। बड़े बड़े शेर और चीते जो शायद पालतू थे, बिल्लियों की तरह इधर उधर खेल रहे थे। इन्हीं के बीच हिरण भी निडर होकर घूम रहे थे। और फिर अंत में परियों की राजकुमारी मिलती है। उसके कपड़े झाड़े की सुहानी धूप की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी सुंदर सखियां चल रही थीं, जिनके बालों में एक एक सितारा चमक रहा था। दोस्तों, पूर्वी तूफान झुककर राजकुमारी को प्रणाम करता है और फिर उसके हाथ में फिनिक्स की दी हुई ताड़ की पत्ती दे देती है। राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। इसके बाद परी राजकुमार को अपने महल में ले जाती है, जिसकी दीवारें धूप से खिले हुए कमल की तरह थीं और जिसकी छत पर एक उल्टे फूल की तरह थी। राजकुमार ने एक खिड़की से झांककर बाहर देखता है। वहां उसे पाप और पुण्य के ज्ञान का वह वृक्ष दिखाई देखता है जिसका फल आदम और हवा ने खाया था। आदम और हवा भी वहीं खड़े थे। दोस्तों, परी राजकुमार को बताती है, आओ तुम्हें नाव में घुमाती हूं। यह नौका विहार तुम पसंद करोगे। यह नाव ऊंची नीची लहरों पर थपेड़े खाती हुई इस तरह तैरती है कि जैसे अपनी जगह ही खड़ी हो, और सारे संसार के सारे देश अपने पुराने इतिहास के साथ इसके पास से गुजरते जाते हैं। सचमुच यह बड़ा विचित्र दृश्य था। नाव के पास से कभी आल्प्स पर्वत की बर्फीली चोटियां गुजरती थीं, तो कभी अफ्रीका के घने जंगल, कभी तुरही बजाते हुए गडरियों के झुंड दिखाई देते थे, तो कभी मिस्र के ऊंचे ऊंचे पिरामिड। कहीं जंगली लोग नाच रहे थे तो कहीं साधु भजन गा रहे थे। और थोड़ी देर में परी ने राजकुमार को सारे संसार की सैर करा देती है। तब राजकुमार कहता है, क्या मैं यहां हमेशा के लिए रह सकता हूं? राजकुमार पूछता है, यह तो तुम्हारे मन पर निर्भर है। जिन बातों से तुम्हें मना कर दिया जाए उन्हें अगर तुम कभी ना करो तो यहां हमेशा रह सकते हो। तब राजकुमार कहता है, मैं आदम की तरह यहां पाप और पुण्य के वृक्ष के फल नहीं खाऊंगा। दूसरे भी तो बहुत से पेड़ हैं। तब राजकुमारी कहती है, सोच लो, अगर तुम्हें अपने पर भरोसा न हो तो पूर्वी तूफान के साथ लौट जाओ। वह फिर 100 साल बाद ही यहां आएगा, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ 100 घंटे का समय होता है। हर शाम को मैं तुमसे अलग होते समय कहूंगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए इशारे करूंगी, लेकिन याद रखना तुम आना मत, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे पास आओगे यह उपवन पाताल में चला जाएगा। तुम्हारे आसपास रेगिस्तानी आंधियां चलने लगेंगी। तुम बर्फीले पानी में भीगोगे और हमेशा के लिए दुख और चिंता तुम्हारे भाग्य में लिख दी जाएगी। मैं तो यही रहूंगा और हर तरह के लालच से बचने की कोशिश करूंगा। पूर्वी तूफान ने उसका सिर चूमकर उससे विदा लेते हुए कहता है, अच्छा मैं चलूं। 100 साल के बाद अब तुमसे मुलाकात होगी। तुम यहां आराम से रहना, यह कहकर उसने अपने बड़े बड़े चमकीले पंख फैला देता है। फूल पत्तियों ने भी विदा, अलविदा कहकर उसे विदा देते हैं। कई तरह की चिड़िया स्वर्ग के उपवन की आखिरी सीमा तक उसके साथ उड़कर आती है। उसके जाने के बाद परी राजकुमार से कहती है, अच्छा चलो अब हम अपना नृत्य शुरू करते हैं। हर रोज जब शाम होने लगेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूंगी, लेकिन तुम मत आना। 100 साल तक हर रोज शाम को मैं इसी तरह तुम्हें बुलाऊंगी। तुम हर रोज अपने को काबू में रखने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम्हारा धीरज इतना बढ़ जाएगा कि तुम फिर कभी मेरे साथ आने को तैयार नहीं होोगे। तो आज की शाम पहली शाम है। फिर परी उसके साथ नाचना शुरू कर देती है।
दोनों खूब देर तक नाचते रहते हैं। उनके साथ साथ वहां के सारे फूल पौधे भी नाचते रहे थे। जब शाम होने लगती है तो कमरे की एक दीवार गायब हो जाता है और राजकुमार को पाप और पुण्य के ज्ञान का वह अनोखा वृक्ष दिखाई देने लगता है। उसने सुना जैसे कोई उसकी मां की आवाज में बुला रहा हो, आओ राजकुमार, चलो मेरे साथ, आओ चलो। और राजकुमार अपना वादा भूलकर फौरन उसकी ओर दौड़ पड़ता है। हालांकि यह उसकी पहली ही शाम थी। फलों की खुशबू और भी घनी हो जाती है, नृत्य का संगीत और भी मधुर हो जाता है। जिस कमरे में पाप और पुण्य के ज्ञान का वृक्ष खड़ा था, वहीं से परी उसे बुला रही थी, आओ चले आओ। और दूसरे ही क्षण वह उस पेड़ की डालियों के पीछे छिप जाती है। राजकुमार आगे बढ़कर पेड़ की डालियों को हटा देता है। वहां राजकुमारी सो रही थी। परियों की राजकुमारी इस समय इतनी सुंदर लग रही थी जैसे सुंदरता की देवी हो। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसे छू लेता है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ कि बहुत जोरों से बिजली कड़कती है। स्वर्ग का उपवन कांप उठता है। देखते देखते परी गायब हो जाती है और स्वर्ग का उपवन पाताल में ढंसने लगता है। धीरे धीरे उपवन राजकुमार से दूर हो जाता है। अब वह आसमान में एक तारे की तरह चमक रहा था। राजकुमार के चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। वह घबराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां बहुत ही ठंडे पानी की बरसात शुरू हो जाती है। तेज हवा बहने लगती है। काफी देर बाद राजकुमार को होश आता है। वह बड़बड़ाने लगता है, हाय, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने भी आदम की तरह पाप कर डाला है और स्वर्ग का उपवन पाताल में धंस गया है। वह आंख कर देखता है तो दूर आसमान में सुबह का तारा चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग का उपवन उससे दूर होते हुए चमका था। राजकुमार ने इधर उधर आंखें घुमाकर देखता है तो अपने को तूफानों की गुफा में पाता है। तूफानों की बुढ़िया मां उसके पास ही बैठी थी। वह बोलती है, अगर तुम अच्छे काम करोगे और अच्छे लड़के बनोगे तो मरने के बाद उसी तारे में तुम्हें जगह मिलेगी जहां स्वर्ग का उपवन है। अब तो तुमने देख लिया ना स्वर्ग का उपवन। इसके बाद राजकुमार घर लौट आता है और एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करने लगता है।